अनेक कष्ट करून छोटे छोटे पेंटिंग्स, त्यांचे बांबूचे घर यांचे सगळ्यांचं ट्रेनिंग देऊन काही इन्कम करून त्यांनी आतापर्यंतचा प्रवास केलेला आहे. तर जाणून घेऊया या पेंटिंग्सच्या या प्रवासामध्ये त्यांची दिनचर्या कशी असायची. तो आप कैसे करते थे पेंटिंग्स. और ये मैंने सुना है कि आपको सिर्फ 4 घंटे मिलते थे आराम करने के लिए, तो वो मैं सुनना चाहूँगी आपसे. वैसे है कि एक खुशी थी कि मैं कुछ करने लग गई हूँ. जैसे जैसे मेरी पेंटिंग्स बनती थी, पहले तो खुद खड़े होकर मैं देख लिया करती थी कि मैंने ही बनाए हैं, लेकिन तो मुझे ही नहीं होता था. क्योंकि इतना कठिन काम था ये. कुछ बारीकियां ऐसी है जो 2 हाथ वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं है. वो इम्पॉसिबल काम को मैंने पॉसिबल कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे करना था, मेरे अंदर जिद थी. हाँ, और जिद किस बात की थी? जिसने मुझे अपाहिज बोला, मुझे उसको जवाब देना था. और ऊपर वाला मुझसे ही चाहता था, मैं उस रास्ते पे निकल गई. बस मैं करती गई. तो ऐसा हुआ कि बम्बू का घर बनाने के बाद एक दिन मैं वार्निश लगाने के लिए अपने आंगन में बैठी थी. तो यहाँ से घर के सामने से स्वामी विवेकानंद का पर्चा बांटते हुए एक बुजुर्ग से अंकल जी जा रहे थे यहाँ से. अच्छा. वो जाते हुए मेरे आंगन में आ गए. आने के बाद उन्होंने कहा, बेटा ये स्वामी विवेकानंद का है, आप पढ़िएगा जरूर. तो मैंने कहा हाँ अंकल. इतना बोल के मैं अपने काम में लग गई. तो क्या हुआ कि उन्होंने खड़े खड़े काफी देर तक मेरे काम को देखा. अब मैं समझ नहीं पाई कि क्यों देख रहे हैं. मुझे लगा मैं एक हाथ से बना रही, इनकी मानसिकता भी होगी कि मैं पाई जो देख रहे, देखने दो. देखे और वहां से वो चले गए. पर वहां से एक टर्निंग पॉइंट होगा इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी. वो गए और शाम तक मेरे घर में बहुत सारे मीडिया वाले आ गए. अच्छा. सिटी केबल, ये न्यूज, वो न्यूज वाले. मैं कभी घर के बाहर ना निकलने वाली लड़की, इतने सारे कैमरे मीडिया वालों को देखे मैं घबरा गई. बात क्या है? तो बोले मैडम आपके बारे में पता चला है हमको कि आप ये काम करती हो. बोले हाँ करती हूँ. तो कैमरे के सामने आकर बोलना बहुत बड़ी बात थी मेरी. उन्होंने फिर आइडिया दिया, ऐसा करो ऐसे करो, हमको बना के बताओ पेंटिंग. क्योंकि वो लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद यकीन नहीं कर रही तो क्या करेंगे. फिर उन्होंने कहा कि बना के बताओ. फिर मैं लेकर बैठ गई, ब्रश, पेंट, बोर्ड वगैरह सब कुछ लेकर बैठ गई उनके सामने. हाँ. अच्छा. वो जितने भी पेंटिंग सब बना के बताओ. आप क्या क्या कर सकती है, मैं लिख सकती हूँ, लिख के बताओ. फिर आपको खाना खिलाकर देना पड़ता है, ये काम करती हूँ काम. खाना खाकर उनके सामने खाई हूँ मैं खुद. फिर मैंने कहा मुझे घर के भी काम करने आते हैं. ठीक है, थोड़ा सा झाड़ू लगाओ, थोड़ा सा पोछा लगाओ. मतलब हर बारीकी, हर छोटे छोटे काम मुझसे करवा रहे थे. तो ये सब करने के बाद जैसे अगले दिन न्यूज़पेपर में आया और चैनलों पे आने लगा, मैं तो छा गई सब पे. अरे बाप रे, मैं खुद परेशान हूँ. टीवी में लोग देख रहे हैं मुझे और पेपर में भी आने लगा है. लोग मेरे पापा से आकर पूछ रहे. जब पेपर में मेरा न्यूज आता है, मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे जो हंसी और जो खुशी आती है, उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी. तो वो दिन उन लोगों की खुशी देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कुछ ऐसा ही करूंगी जो इनके चेहरे की खुशी बरकरार रहे, हमेशा ये हंसते रहे. खुशी तो मुझे भी बहुत हुई क्योंकि ये मेरी कामयाबी थी, मेरी कोशिश थी. कुछ बुरे के बाद अच्छा होता है. तो मैंने उस चीज को कवर किया. आगे बढ़ती गई. फिर जैसे चैनलों पे आने लगा, मेरे पास स्टूडेंट आने लगे. मेरी जो बुरी परिस्थिति थी वहां से मेरा इनकम सोर्स निकला. और जैसे मुझे बोलने लगे मैडम हमें आपसे सीखना है. लोग मुझसे सीखने के लिए, लोगों के अंदर क्रेज बहुत ज्यादा था. क्यों? क्योंकि इसके हाथ नहीं है और ये हमें सिखाएंगी, ये खुद कैसे करती है और हमें इससे सीखना. और मेरी पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती थी कि लोग देखते ही बराबर आ जाते थे. कि जिनके पास हाथ होती है पेंटिंग सिखा रहे, उनके पास न जाते हुए मेरे पास आ रहे. ये मेरी खुशकिस्मती थी. मुझे खुशी थी कि मैं इन लोगों को सिखा पाऊंगी, है ना. तो लोग, जो लोग मेरे बारे में कल तक अपाहिज समझते थे, वो लोग मेरा इंटरव्यू दरवाजा बंद करके देखने लगे. और जब मेरे घर में लोगों की भीड़ लगने लगे सीखने के लिए, तब भी लोगों के अंदर एक चर्चा आ गई है. धीरे 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 एक चीज कम हुआ. रत्ना अपाहिज है ये शब्द कम होते गया मेरे प्रति. हाँ, तो ये मेरा पहला जवाब था उन लोगों के लिए. फिर क्या हुआ, इसमें मेरे 12th का पेपर
पढ़ाई, 12th पास होने के बाद मैं कॉलेज गई। कॉलेज का सफर कुछ इस तरीके से शुरू हुआ। मैं सुबह 6 बजे घर 6-6:15 बजे घर से निकलती थी, पैदल जाती थी सरदार पटेल महाविद्यालय। अच्छा। वहाँ पे फिर मैं वहाँ पे 3 या 4 पीरियड ही कंप्लीट कर पाती थी, क्योंकि मुझे 12 बजे तक L&T सीमेंट फैक्ट्री में जाना पड़ता था। वहाँ पे एक नांदा फाटा एक गाँव था, वहाँ पे मुझे 25 स्टूडेंट थे, मुझे सिखाना पड़ता था। अच्छा। पेंटिंग फिर मुझे उनको सिखाने के लिए थे, बम्बू का घर ऐसा वैसा बहुत जिसको जो सीखना है सब कुछ सिखा। 12 बजे तक वहाँ पे पहुँचकर उनको सिखाकर 5 बजे तक चंद्रपुर लौट कर आना। फिर उनके लिए जो सामान चाहिए वो खरीद के लेके आना। 8 बजे घर पहुँचती थी। 8 बजे पहुँचने के बाद फिर मुझे कुछ ऑर्डर के पेंटिंग रहते थे। महाराष्ट्रीय लोग शादी में रुखवंत रखते हैं, तो उन लोगों की तैयारी मुझे करनी पड़ती थी। अच्छा। लोग घरों के लिए घर में लगाने के लिए पेंटिंग का ऑर्डर देते थे, तो ये करते हुए मुझे रात के 2 बज जाते थे, पूरी थकी हारी। मेरी माँ ने मुझे टाइम पे खिलाया, बहुत केयर किया, मगर थकने के बाद भी मेरे पास आराम करने के लिए समय नहीं था। 2 बज जाते थे। ऑर्डर का माल कंप्लीट करके मुश्किल से 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 4 घंटे ही सोती थी। इसी तरह का एक सफर चला। चंद्रपुर के कलेक्टर ऑफिस में जो आमची शाड़ा का प्रकल्प चलता था, वहां से भी मुझे सर लोग मुझे बाहर भेजते थे, मूल में, सावली में। फिर जहाँ जहाँ कैंप वगैरह बैठता था मुझे भेजा जाता था सिखाने के लिए। मैं वहाँ पे सिखाकर मैं अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। अपने घर की विकट परिस्थिति को मैंने सुधारा है, बहुत कुछ घर में लाकर दिया है जो चाहिए था उनको। माँ बाप की हेल्प कर पाई मैं। ये मेरे लिए खुशी थी कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। और वहाँ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो गया है कि रत्ना अपाहिज है, खत्म हो चुका था। मतलब एक चैप्टर क्लोज हो गया कि रत्ना अपाहिज है, मुझे दोबारा कभी सुनना नहीं पड़ेगा। जो लोग ने कहा कि तुम्हारा मरना जरूरी है, वो लोग आज मुझे ये कहते हैं तुम्हारी बेटी, तुम्हारी तरह बेटी हमारे पास हमारे होनी चाहिए। सिर्फ उतना ही नहीं, ये बोलते हैं 2 या 3 बेटों के होने की अपेक्षा तुम्हारे जैसे एक बेटी का होना हमारे लिए गर्व की बात है। ये इतनी बड़ी बात जो मेरे लिए किसी ने बोली है, मैं बोली इन्हीं में से कोई एक जो ये बोला कि अपाहिज होकर मर जाना माँ बाप के सर पे बोझ होने से बेहतर होता है। तो सच बोलो तो इंसान अगर कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, लिखने से लेकर इस सफर में आकर लोगों को एक मोटिवेशन ये था कि लोग मुझे देखकर लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे। फिर इस माध्यम से एक बच्चे की कहानी याद आ रही है मुझे, आपको बताना चाहूंगी मैं। रानी राजकौर स्कूल में मुझे तेजस्विनी को पुरस्कार दिया गया था पेंटिंग के माध्यम से। नंदिनी मैडम, डॉक्टर नंदिनी मैडम के माध्यम से। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक रूम दिया था कि रत्ना तुम्हारे पास अगर सिखाने के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पे सिखा सकती हो। 2001 का 8 मार्च को मुझे सत्कार किया था। तो मैं जब वहाँ पे सिखाने गई तो बाहर एक बोर्ड लगाया जा रहा था। बोर्ड पे लिखा जा रहा था कि यहाँ पे ये पेंटिंग सिखाई जाती है। उस स्कूल का ही एक बच्चा वहाँ पे आया और खड़े हो गया। तो बोले यहाँ पे क्या होता है आंटी? मैं बोली यहाँ पे पेंटिंग सिखाया जाता है। आप वही आंटी हो जो कल टीवी पे आई थी? मैं हंसने लगी। मैं बोली हाँ बेटा, कल मेरा इंटरव्यू आया था। ठीक है। बोले आंटी मुझे पेंटिंग सिखाना, क्या आप मुझे सिखाओगे? मैं उस बच्चे की बातों से हिल चुकी। उसका शब्द क्या था मैडम? आप मुझे पेंटिंग सिखाओगे? हाँ बेटा, तुम्हें मैं जरूर पेंटिंग सिखाऊंगी। तो थोड़ी देर के लिए रुक गया और बोलता है मैडम मैं आज घर जाता हूँ, कल आपसे सीखूंगा। मैं बोली क्यों, हाथ से सिखाती हूँ? नहीं, मैं घर जाके पहले मैं अपने हाथ काट के आऊंगा, उसके बाद पेंटिंग सीखूंगा। मैं चुप हो गई। मैं बोली बच्चे पर कौन सी बात का गलत असर पड़ा है जो उसने ये सोचा? तो मैं बोली तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं हाथ काट के आऊंगा फिर सीखूंगा? तो बोलने लगे कि आंटी आपके हाथ नहीं है इसीलिए तो आप अच्छी पेंटिंग बनाती हो। अच्छा। मेरे हाथ होकर अगर मैं अच्छी पेंटिंग ना बना पाऊँ तो उस लड़के में कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठ गई थी कि हाथ ना होने से ही अच्छी पेंटिंग बनाई जाती है। हाँ, तो मैंने उसको बाद में समझाया, नहीं बेटा तुम्हारे पास 2 हाथ है, तुम अच्छे और ज्यादा अच्छे पेंटिंग कर पाओगे, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो उस लड़के के अंदर मेरी एक छवि बैठ गई थी कि ये ऐसा कर सकती है। तो मैं
इसी के तरह कर पाऊंगा कि मेरे हाथ ना जब लगे। मेरे हाथ नहीं रहेंगे तभी मैं कर तो पाऊंगी। मैं कभी नहीं भूलूंगी, बच्चे को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उससे वो दिमाग में वो बात निकाल दी, क्योंकि बच्चों में एक बार घर कर जाती है तो निकालना मुश्किल होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे चीजें मेरे साथ आए दिन होते रहते थे। और लड़कियां मेरे पास से सीख कर, कुछ लड़कियों ने अपना क्लासेस शुरू किया, और उनको मैं सिर्फ यही बोलती थी कि सीखो, हर काम वो सब सीख लो, कि शादी के बाद की परिस्थिति का कोई बोल नहीं सकता क्या होगा। हम पढ़ रहे, जरूरी नहीं कि हमें जॉब मिलेगा, है ना। जॉब नहीं मिला तो तुम इसको एक रोजगार का माध्यम बना सकती हो। तो इसी तरीके से मैंने उनको सिखाया। कईयों लड़की ने अपना खुद का क्लासेस शुरू किया, पेंटिंग शुरू किया, और अपना रोजगार भी करने लगी। आज भी ऐसे बहुत सारी लड़कियां बोलती है, जो बोलती है मैडम मैंने बम्बू का घर बनाकर सेल किया, मैंने पेंटिंग बनाकर सेलिंग की। जो जो मुझसे सीखते गए, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कर रहे। मेरे अंदर की खुशी ये है कि हाथ ना होके, अपाहिज होकर मैंने लोगों की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाया था। लोग मुझे मदद करेंगे, लेकिन मैं उनके काम आई, वो मुझसे सीखे। उन लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया और अपने पैरों पे खड़े हो गई। मुझे बोलने वाला नहीं है कि तू अपाहिज है। मुझे हमेशा इस बात की खुशी रहेगी कि मेरे माथे पर से एक अपाहिजपन का कलंक मैंने मिटा दिया है। और मुझे देखने वाले लोग, मुझे देखकर भी लोग दूसरे को अपाहिज बोलने से पहले सोचेंगे। और मैं जो ये कर रही हूँ, ये जो बोल रही हूँ मैं, करने का उद्देश्य भी यही है कि लोग जो सोचते हैं ना कि अपाहिज कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी मानसिकता बदलो, क्योंकि अपाहिज क्या अच्छे इंसान भी नहीं कर पाएंगे अगर उसकी सोच उसका साथ ना दिया। अगर उसने सोचा कि मुझे करना है तो वो अपाहिज भी कर लेगा। अगर तुमने सोचा कि मुझे नहीं आता तो तुम पूरी सक्षम होकर भी ये काम नहीं कर सकती।